नमस्कार साथियों, मैं कमलेश यादव आपके अपने YouTube चैनल एसके स्टडी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो हमने जो महाराणा कुंभा है वहां तक देख लिया था, और साथ ही अपन पढ़ रहे थे जो जीके और जीएस के 5-5 क्वेश्चन लेके चल रहे थे हम, उनके बारे में भी अपन देखेंगे। तो पहले अपन जीके और जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में जो अपन देखेंगे वो देखेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में बात कर रहे थे अपन, राणा कुंभा था, उनके बारे में अपन ने देख लिया था। और उनकी जो मृत्यु है वो उनकी हत्या की जाती है, तब वो क्या उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनकी हत्या उनके पुत्र उदा ने की थी, और उदा, फिर उदा के बाद में आएगा रायमल, रायमल के बाद में आएंगे जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, और फिर उनके बाद में बात करें तो मुख्य रूप से राणा सांगा आएंगे। तो आज अपन जो पृथ्वीराज सिसोदिया है वहाँ तक देखेंगे, उसके बाद में अपन राणा सांगा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज अपन चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं आपसे बात करूँ तो आज का मोटिवेशनल कोड है, सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनना है, सफल बनना है एक दिन अपने आप को, सफल बनाना है अपने आप को एक दिन। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो एक बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। ठीक है, आगे बात करें अपन तो जीके और जीएस की क्वेश्चनों की बात करें तो जीके के 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन आता है अपने पास, सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया। मतलब जो सत्यमेव जयते का उल्लेख है वो कहाँ पर किया गया था, सर्वप्रथम कहाँ से सत्यमेव जयते का उल्लेख मिला है, तो वो मिला अपने को मुंडको उपनिषद से। कहाँ से मिला है? मुंडको उपनिषद से। आगे बात करें लोथल कहाँ स्थित है। लोथल आप सभी को पता होगा, ये एक सभ्यता है जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है, उसी का एक पार्ट था। और ये कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। और ये है क्या है? एक बंदरगाह है। और अभी हाल ही में क्या है, यहाँ पर एक पोत संग्रहालय भी खुला है। क्या खुला है? पोत संग्रहालय। और जो लोथल स्थित है वो कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। और ये क्या थी? ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक पार्ट थी, मतलब वहाँ की एक सभ्यता थी। आगे बात करें कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये मार्च 1946 में आया था। कब आया था? मार्च 1946 में आया था। और ये क्या थी? एक संविधान सभा के लिए एक मीटिंग हुई थी, संविधान सभा के लिए एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, आगे बात करें तंबाकू की खेती या गौथिक कला भारत को किसने दी। तंबाकू की खेती या गौथिक कला भारत को किसने दी? तो आप सभी को पता होगा, पुर्तगालियों ने दी। और भारत पर सर्वप्रथम जो विदेशी आए थे वो भी कौन थे? पुर्तगाली ही थे। सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत आए थे। आगे बात करें 21वीं सदी का बेस्ट खिलाड़ी किसे चुना गया। और हाल ही में ये करंट का क्वेश्चन भी है, मोस्ट लगा लेना, ये क्वेश्चन आएगा जरूर। किसने 21वीं सदी का बेस्ट खिलाड़ी किसको चुना गया है? तो सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? आप सभी को पता होगा, इंडिया के हैं। आगे बात करें रक्त में आरएच फैक्टर की खोज किसने की। रक्त में आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो ये विनर और लैंड स्टिनर ने की थी। किसने की थी? रक्त में आरएच फैक्टर, जो आरएच फैक्टर होता है ना, रक्त का पीएच मान कितना होता है, जो 7 से 14, 0 से 14 ऐसे करके उसका ना ये रहता है, यहाँ पे उदासीन रहता है, इधर प्लस में अमल है या सार है, उसको जानने के लिए जो आरएच फैक्टर है उसकी खोज विनर और लैंड स्टिनर ने की थी। लाल चींटी में कौन सा अमल पाया जाता है? तो बताइए लाल चींटी में कौन सा अमल पाया जाता है? लाल चींटी में कौन सा अमल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अमल पाया जाता है, जो अपन को डंग मारती है और फिर वो जो एक फपोले टाइप का हो जाता है और उसमें जलन सी महसूस होती है, वो इस फॉर्मिक अमल के कारण ही होती है। आगे बात करें हाइड्रोजन की खोज किसने की। हाइड्रोजन की खोज की बात करें तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी किसकी देन है? आधुनिक आवर्त सारणी पूछिए, आपको आवर्त सारणी दिखते हैं, आप क्या करोगे? मेंडलीफ कर दोगे। लेकिन मेंडलीफ ने तो क्या आवर्त सारणी की खोज की थी, लेकिन इसने क्या पूछा? आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो ये किसने दी थी? मोजले ने। किसने दी थी? मोजले ने दी थी। आगे बात करें आवर्त सारणी का आवारा तत्व, आवारा तत्व कौन सा है?
तो H2 हाइड्रोजन क्या है, आवारा तत्व हाइड्रोजन है, ये आपको याद रखना है। ये हो गई मुख्य रूप से आज के जो 10 क्वेश्चन थे जीके और जीएस के, ये 10 क्वेश्चन आपको करा दिए। अब देखते हैं अपन मेवाड़ का इतिहास चल रहा था उसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताया करो। ये बहुत ही क्वेश्चन है और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आए। और मैं आपको बता दूं आज सबसे बड़ी घोषणा हुई है, जो भी भाई बहन राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी कर रहा है उसकी वैकेंसी पहले अपने फॉर्म भर रहे हैं और अभी भी जो फॉर्म स्टार्ट चल रहे हैं, जो रीओपन किया गया था वो फॉर्म भर रहे हैं और शायद 3-4 दिन लास्ट डेट बची है। अब उसकी बात करें तो सरकार ने घोषणा कर दी है 4 सितंबर को आईएसआई भर्ती की जो आयोजन है वो होगा, एग्ज़ाम होगा। कब होगा, 4 सितंबर को घोषणा कर दी गई है इसकी, 4 सितंबर को एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। आगे बात करते हैं अपन, बाकी विस्तार से देखने के लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा। आगे बात करें अपन चल रहे थे मेवाड़ का इतिहास, तो देखते हैं मेवाड़ के इतिहास को। कहाँ तक देख लिया था अपन ने, महाराणा कुंभा तक देख लिया था। अब आगे चलते हैं अपन महाराणा कुंभा के आगे। राणा उदा को क्या कहते हैं, मेवाड़ का पितरंता। ऐसे ही बात करें अजमेर के चौहानों की तो उसमें किसको कहते हैं, जयदेव जग्या को कहते हैं। किसको कहते हैं, जयदेव को कहते हैं। अब मेवाड़ के इतिहास की बात करें अपन, मेवाड़ क्या पढ़ रहे थे अपन, मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो अपन कहाँ पढ़ रहे थे, राणा उदा के बारे में अपन देख रहे थे। उदा की बात करें तो 1468 से 1473 तक रहता है। कब तक रहता है, 1468 में राणा कुंभा की हत्या कर देता है और शासक बन जाता है। और कब तक रहता है, 1473 तक ये शासक बना रहता है। बात करें उदा की तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है ये किसका पुत्र था, ये महाराणा कुंभा का पुत्र था। और इसे क्या कहते हैं, मेवाड़ का पितृहंता। क्या कहते हैं, मेवाड़ का पितृहंता। क्या कहते हैं, मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। आगे बात करें अपन, उदा की मृत्यु। एक ये पूछ सकता है कि उदा की मृत्यु कैसे होती, तो लिखो उदा की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से हुई। किससे हुई, आकाशीय बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हुई थी। आकाशीय बिजली गिरने, मेवाड़ का वह कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने के कारण हुई थी, तो वो कौन थे, उदा थे। कौन थे, राणा उदा। कौन था, राणा उदा। और ये किसका पुत्र था, महाराणा कुंभा का। इसका शासनकाल पूछा जाए 1468 से लेकर 1473 तक रहता है। 73 के बाद क्या करता है, 1473 फिर कौन आ जाता है, रायमल आ जाता है। रायमल भी किसका पुत्र था, ये राणा कुंभा का छोटा पुत्र था। कौन था, छोटा पुत्र था। रायमल की बात करें 1473 से लेके 1507 तक कब तक शासक रहता है, 1473 से लेके 1507 तक शासक बना रहता है। और इसकी बात करें तो इसकी पत्नी है, लिखो पत्नी, कई बार पूछा गया पत्नी का नाम क्या है, श्रृंगार, यानी रानी का नाम पूछ ले या पत्नी का नाम, तो क्या नाम था, श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी इसकी पत्नी का नाम था। आगे बात करें, और एक पुत्री थी इसकी क्या, रतन कंवर। दो पत्नियां थी इसके, रतन कंवर। क्या थी, रतन कंवर। और इसके बारे में पढ़ें। फिर इसके क्या हुए थे, 3 पुत्र हुए थे। कितने पुत्र थे इसके, 3 पुत्र थे। उनका नाम क्या क्या था, एक का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या था, पृथ्वीराज सिसोदिया। इसको ही क्या कहते हैं, इतिहास में उड़ना राजकुमार की उपाधि भी मिली हुई है, उड़ना राजकुमार। बात करें फिर है कौन, जगदेव। कौन है, जगदेव। और उसके बाद में कौन आएगा, सांगा। कौन आ जाएगा,
सांगा, जगदेव ने जयदेव, क्या है जयदेव, सांगा या संग्राम सिंह, कौन था सांगा या संग्राम सिंह। कहते हैं कि संग्राम सिंह सांगा था, इसकी एक आंख फूटी हुई थी। फूटने का कारण क्या था कि जब ये रायमल शासक था उस टाइम पर क्या करता है, ये एक पुजारी से के पास जाते हैं और पुजारी से पूछते हैं कि हम तीनों में से कौन राजा बनेगा। तो पुजारी जी कहते हैं, इन सब का हाथ दे के पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते हैं कि भाई तू शासक नहीं बन सकता। जयदेव को भी बोल देता है कि तुम्हारे भाग में भी शासक बनने की कोई वो नहीं दिख रही है। उसके बाद में जो सांगा का हाथ देखता है कि यही शासक बनेगा, तो ये क्या करते हैं, जयदेव और पृथ्वीराज सिसोदिया इसकी क्या करते हैं, आँख को फोड़ देते हैं। उसी टाइम उसी क्षण क्या करते हैं, उसकी आँख को फोड़ देते हैं और बोलते हैं कि अब बन कैसे शासक बनेगा, ले अब बन कैसे शासक बनेगा, अब तो इसकी आँख फोड़ दी, ये कैसे शासक बन सकता है। तो इस प्रकार इन्होंने आँख फोड़ दी और फिर शासक कौन बनता है, इसकी मृत्यु हो जाने के बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया शासक बनता है। फिर पृथ्वीराज सिसोदिया की भी मृत्यु हो जाती है, फिर जयदेव बनेगा और उसके बाद में जो शासक करेगा वो कौन करेगा, संग्राम सिंह करेगा। संग्राम सिंह सांगा के बारे में अपन अकेला इसका एक पार्ट लेके चलेंगे और इसी के बारे में अपन देखेंगे। तो अब चलते हैं अपन पृथ्वीराज की तरफ, पृथ्वीराज सिसोदिया की तरफ। पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया, एक मिनट, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में बात करें तो इसको क्या इतिहास के रूप में, इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। उड़ना राजकुमार किस नाम से जाना जाता है, उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। और यह जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इसकी पत्नी थी, उसका नाम क्या था, ताराबाई था। क्या नाम था, ताराबाई। ताराबाई किसकी पत्नी थी या रानी थी, तो कौन थी, ताराबाई पृथ्वीराज सिसोदिया की ही रानी थी। और पृथ्वीराज सिसोदिया के लिए ये कहते हैं कि जो उड़ना राजकुमार की उपाधि इसको क्यों मिली थी, जो 36 किलोमीटर की जो दीवार है, उस दीवार पे क्या करता था, ये घोड़े से दौड़ा करता था। घोड़े से दौड़ने के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे ये उड़ रहा है, तो इसीलिए इसको इतिहासकारों ने किसकी उपाधि दे दी, उड़ना राजकुमार की उपाधि दे दी। आगे बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी बनी हुई है, खंभों की छतरी। तो पूछ ले 12 खंभों की छतरी किसकी है, तो वो किसकी है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। वो कितने खंभों की है, 12 खंभों की, या 12 खंभों की छतरी किसकी है, तो किसकी है, पृथ्वीराज सिसोदिया की। किसकी है, पृथ्वीराज सिसोदिया की। आगे बात करें अपनी पत्नी ताराबाई की याद में अजमेर दुर्ग या अजमेर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। इसी कारण इस दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। बताओ क्यों कहते हैं तारागढ़ दुर्ग, क्योंकि इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया था। और अपनी पत्नी की स्मृति में या अपनी पत्नी के नाम पर करवाया था, इसीलिए इसको तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। अब इसके बाद में शासक आता है, वो कौन आएगा, जयमल आएगा। कौन आएगा, जयमल।
तो लिखो आगे जयमल। जयमल भी किसका पुत्र था? ये जयमल है, ये जयमल उदा का ही पुत्र था। किसका पुत्र था? रायमल का। जयमल रायमल का ही पुत्र था। अब जयमल के बारे में बात करें, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इतिहास में इसका कोई लेना देना नहीं है, इसकी मृत्यु हो जाती है। बस इतना याद रखना है कि रायमल का पुत्र था और ये भी शासक बनता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में जो शासक बनेगा राणा सांगा बनेगा। कौन बनेगा? राणा सांगा या संग्राम सिंह, जिसको राणा सांगा जो खातौली का युद्ध करेगा। और मेवाड़ के इतिहास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसके बारे में अपन संपूर्ण जो जानकारी वो अगली क्लास में देखेंगे। इससे पहले आप एक चीज़ नोट करो, रायमल का शिल्पी, अपन वहाँ देखना, वहाँ नहीं लिखे तो लिखो रायमल का शिल्पी। कौन था रायमल का शिल्पी? तो वो कौन था? अर्जुन था। कौन था? अर्जुन था रायमल का शिल्पी। रायमल ने मेवाड़ में कृषि हेतु 2 तालाबों या सागरों का, सागर तो क्या तालाब ही थे, तालाबों का निर्माण करवाया। कौन कौन से थे वो तालाब? उनका नाम था राम व शंकर। क्या नाम था? राम व शंकर था। राम और शंकर नामक 2 तालाबों का निर्माण करवाया था। और किसने करवाया था? रायमल ने करवाया था। और पूछ ले इसका शिल्पी कौन था? तो कौन था? अर्जुन था। ये हो गया आज के जो क्लास है उसके बारे में इतना ही पढ़ना था अपन को। आगे है वो राणा सांगा, उसको अलग ही लेके चलेंगे। आज के टॉपिक में जो ये छोटे मोटे राजा थे इनके बारे में देख लिया, अब राणा सांगा को अलग से देखेंगे। और वो जीके जीएस के 5-5 क्वेश्चन आपको करा ही दिए। आगे बात करें, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि राजस्थान एसआई की जो भर्ती थी 2020 में निकली हुई, उसके पेपर जो है रीओपन हो ही चुके थे और शायद 3-4 दिन बाद में उसके जो बंद हो जाएंगे फॉर्म भरना। और जो उसकी तिथि की बात करें, जो डेट जब एग्ज़ाम होंगे वो कब होने वाले हैं? वो 4 सितंबर को राजस्थान पुलिस एसआई के एग्ज़ाम होंगे। जो भी भाई अब अपनी जो छोड़ रखा है पढ़ाई वो रेगुलर करना स्टार्ट कर दें। 4 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। आज ही जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसने प्रेस नोट जारी कर दिया है और राजस्थान पुलिस एसआई की भर्ती होगी। और इसके बाद एक मोटिवेशनल कोड या फिर जो शायरी वगैरह जो भी आपके लिए है, मैं तो झोंका हूँ हवाओं का, मैं तो झोंका हूँ हवाओं का उड़ा ले जाऊंगा, मैं तो हवा हूँ झोंका हूँ हवाओं का उड़ा ले जाऊंगा, जागते रहना तुझको तुझी से चुरा ले जाऊंगा, जागते रहना तुझको तुझी से चुरा ले जाऊंगा। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। और जो भी भाई वीडियो देखे वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि हम कुछ ज़्यादा कर सके, हमारा जो हम खुद भी मोटिवेट हों और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें पढ़ाने की। इसलिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।